हेलो एवरीवन। आज के वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। मैं विजय मानिकपुरी, स्ववित्तीय सहायक प्राध्यापक, समाज कार्य एवं समाजशास्त्र विभाग, शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय, राजनांदगांव। आज का हमारा विषय चतुर्थ सेमेस्टर समाजशास्त्र के छात्रों के लिए है। पेपर का नाम है क्रिमिनोलॉजी, करेक्शनल एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इसके थर्ड यूनिट पर हम चर्चा करेंगे। टॉपिक है प्रिजन एंड एफिशिएंसीज, बंदीगिरी और अपराध। इनकी रूपरेखा के विषय में हम चर्चा करेंगे, जिसमें प्रस्तावना है बंदीगिरी का अर्थ, बंदीगिरी की परिभाषाएं, बंदीगिरी के तत्व, बंदीगिरी के उद्देश्य, बंदीगिरी के वर्गीकरण, बंदीगिरी के प्रमुख दोष, समस्या, बंदीगिरी सुधार के उपाय, अपराध का अर्थ, अपराध की परिभाषाएं, अपराध के प्रकार, अपराध के कारण, निष्कर्ष एवं संदर्भ सूची के विषय में चर्चा करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं प्रस्तावना से। अपराध एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, किंतु यह प्रक्रिया हानिकारक है। यही कारण है कि प्रत्येक समाज में अपराधों के अस्तित्व के साथ अपराध निरोध का भी प्रयास किए जाते हैं। अपराध वर्तमान के समाजशास्त्रियों का विचार है कि अपराध के लिए व्यक्ति उत्तरदायी न होकर समाज उत्तरदायी है। सामाजिक परिस्थितियां व्यक्ति को अपराध की ओर उन्मुख करती है। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक हो जाता है कि उस व्यक्ति की परिस्थिति की ओर ध्यान दिया जाए, जिससे या जिसकी मजबूरी में अपराध का संपादन उन्होंने किया है। साथ ही ऐसे प्रयास किए जाएं कि भविष्य में अपराध की ओर उन्मुख ना हो। अपराधी के अपराध किया है, परंतु इस तथ्य से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि आखिर मानव से गलती होना नितांत स्वाभाविक है। मानव समाज की यह मौलिक जिम्मेदारी है कि गलती करने वाले अपराधी का दिशा निर्देशन करके उसका इस प्रकार सुधार किया जाए कि भविष्य में अपराध संचालित ना करे। बंदीगिरी का अर्थ। बंदीगिरी अंग्रेजी के प्रिजन का हिंदी रूपांतरण है। बंदीगिरी को जेल अथवा कारागार आदि नामों से भी पुकारा जाता है। जेल वह जगह है जहां अपराधियों को रखा या रोका जाता है। अपराधी को गलत वातावरण से अलग करके उसके सुधार की जिस संस्था में या जिस संस्था से विकास हुआ, कालांतर में उसे जेल या बंदीगिरी कहते हैं। बंदीगिरी या जेल इन संस्थाओं में से एक है जहां अपराधी को रखकर उसके सुधार के प्रयास किए जाते हैं और समाज को अपराधी के दुष्प्रभाव से बचाया जाता है। बंदीगिरी की परिभाषा। चेतना के अनुसार बंदीगिरी कारावास के लिए होता है। वे व्यक्ति भी जिन पर मुकदमा चल रहा होता है कारागार में रखे जाते हैं। इन स्थानों में अपराधी को सुधार के लिए रखा जाता है। डॉक्टर बघेल के अनुसार बंदीगिरी एक दंड संस्था है जो राज्य द्वारा संचालित होता है, जिसमें अपराधियों को रखकर दंड दिया जाता है तथा सुधारा जाता है। बंदीगिरी के तत्व। अपराधी गृह। बंदीगिरी अपराधियों का स्थान होता है जहां उन्हें दो उद्देश्य से रोका जाता है। पहला है अपराधियों का सामाजिक पृथक्करण, दूसरा अपराधियों का सुधार और दंड। राज्य द्वारा संचालित। बंदीगिरी की दूसरी विशेषता यह है कि यह राज्य शासन द्वारा संचालित किया जाता है। राज्य सत्ता के से अभाव में बंदीगृह का निर्माण एवं संचालन असंभव है। दंड और सुधार। बंदीगृह में अपराधियों को दंड दिया जाता है। यह दंड उस अपराधी के बदले में दिया जाता है जो उस अपराधी ने किए हैं। इसके साथ अपराधी को सुधारने के लिए हर संभव प्रयास किया जाता है। बंदीगृह के उद्देश्य। अपराध निरोध। बंदीगृह निर्माण का पहला महत्वपूर्ण उद्देश्य है अपराधों की संख्या में कमी लाना।
और समाज में अपराधों की पुनरावृत्ति पर रोक लगाना। निम्न तरीके से बंदीगिरी अपराध में महत्वपूर्ण कार्य करता है। पहला है, अपराधी को बंदीगिरी में रखकर दोबारा अपराध करने से रोकना। दूसरा है, उन व्यक्तियों को नियंत्रित करना जो अपराध के लिए ललचाए जा सकते हैं। अपराधियों का सुधार करना ताकि वे भविष्य में अपराधों की ओर उन्मुख ना हो। अपराधी का उपचार। बंदीगिरी सुधार संस्थाएं भी है जहां अपराधी को बीमार मानकर उसके उपचार के लिए प्रयास किए जाते हैं। आज इस सिद्धांत को स्वीकार किया गया है कि अपराधी पैदा नहीं होते अपितु बनते हैं। इस दृष्टि से अपराधियों का उपचार दो प्रकार से किया जा सकता है या किया जाता है। पहला है, अपराधी को उस समाज से अलग कर देना चाहिए जहां रहकर उन्होंने अपराध करना सीखा। दूसरा है, अपराधी के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्थिति में सुधार करना। मानवतावादी दृष्टिकोण। मानवतावादी दृष्टिकोण के अंतर्गत हम देखेंगे, मानवतावादी दृष्टिकोण के कारण भी जेलों का जन्म और विकास हुआ है। अपराधी दोषी अवश्य है किंतु उसकी रक्षा समाज का उत्तरदायित्व है। अपराधी को समाप्त करना अमानवीय कार्य माना जाता है। जेल वे स्थान हैं जहां अपराधियों को रखकर सुधार किया जाता है। अपराधी का पृथक्करण। अपराधी सामाजिक उत्पादन है। भविष्य में उसे अपराधों से पृथक करने के लिए जेलों का निर्माण हुआ है। अपराधी को समाज से अलग करने के निम्न उद्देश्य हैं। पहला है, अपराधी द्वारा दोबारा अपराध न करना। दूसरा, अपराधी को सामाजिक सुरक्षा दिलाना। तीसरा है, असामाजिक कार्यों के लिए अपराधी के मन में ग्लानि और पश्चाताप का अवसर प्रदान करना। अपराधियों की रक्षा। यदि अपराधियों को खुले समाज में छोड़ दिया जाए तो इससे समाज प्रतिशोध और हिंसा की आग में जलने लगेगा। पूरा समाज बदले की भावना और अपराधी प्रवृत्ति से पस्त हो जाएंगे या ग्रस्त हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक हो जाता है कि अपराधियों को सुरक्षा प्रदान करें। जेल और अपराधियों को सुरक्षा प्रदान करने का साधन है। गंभीर दंडों की समाप्ति। समाज के बंदीगिरी का क्रमिक विकास हुआ है। जब समाज में बंदीगिरी नहीं थे तो अपराधियों को अत्यंत गंभीर प्रकार से दंड दिए जाते थे। इन दंडों में मृत्युदंड, देश निष्कासन, कोड़े लगाना, अंग भंग करना आदि। इन गंभीर दंडों से जहां एक ओर अपराधी को हानि होती थी वहीं दूसरी ओर समाज को भी। अतः यह आवश्यक हो गया कि गंभीर दंडों को समाप्त कर दिया जाए। सामाजिक न्याय। अंत में न्याय की दृष्टि से बंदीगिरी का विकास हुआ। यह न्याय दो पक्ष से संबंधित है। पहला है, अपराधी को न्याय और दूसरा, समाज को न्याय। बंदीगिरी का वर्गीकरण। केंद्रीय बंदीगिरी। केंद्रीय बंदीगिरी में उन बंदियों को रखा जाता है जिन्हें 10 वर्ष से अधिक की सजा से दंडित किया जाता है। जिला बंदीगिरी। जिला बंदीगिरी के प्रथम उन बंदियों को रखा जाता है जिन्हें 3 वर्ष से अधिक किंतु 10 वर्ष से कम की अवधि की सजा से दंडित किया जाता है। जिला बंदीगिरी द्वितीय। इस बंदीगृह में उन बंदियों को रखा जाता है जिनकी सजा अवधि 1 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम होती है। उपबंदीगृह। उपबंदीगृह में उन बंदियों को रखा जाता है जिनकी सजा की अवधि 1 वर्ष से कम होती है। बंदीगृह के प्रमुख दोष। पहला है, वर्गीकरण का अभाव। जेल जीवन का सबसे बड़ा दोष अपराधियों के वर्गीकरण के संबंध में है। सामान्यतः यह देखा जाता है कि
जेल में सभी प्रकार के अपराधियों को एक साथ रखा जाता है। इसका दुष्परिणाम यह है कि उन सामान्य अपराधी को प्रथम भयंकर अपराधी के साथ सम्मिलित कर दिया जाता है, जिससे सामान्य अपराधी भयंकर अपराधी में बदल जाता है। दूसरा है गलत सामाजिक दृष्टिकोण। बंदीगिरी के बारे में समाज का गलत दृष्टिकोण भी इसकी अगली या कमी है। यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी कारण से जेल चला जाए तो उसके संबंध में समाज का दृष्टिकोण ही बदल जाता है और उस व्यक्ति का सामाजिक बहिष्कार किया जाता है। दूषित जेल जीवन। जेल का जीवन अत्यंत दूषित है। जेल जीवन अत्यंत ही विरोधी दशाओं का केंद्र होता है। ये व्यक्ति शारीरिक और मानसिक व्यापार से वंचित पशुओं की भांति एक ही स्थान पर बंधे होते हैं। सुविधाओं का अभाव। वर्तमान जेलों का संचालन आज भी परंपरात्मक आधार पर हो रहा है। यही कारण है जेलों में सुधारात्मक दर्शन का पूरी तरह अभाव है। जेलों में जिन सुविधाओं की कमी है उसका विवरण इस प्रकार है। पढ़ने लिखने की सुविधाओं का अभाव, वैचारिक आदान प्रदान की सुविधाओं का अभाव, सुखद भविष्य की योजनाओं का अभाव, पुस्तकालय और वाचनालय का अभाव, स्वास्थ्य या स्वस्थ मनोरंजन के साधनों की कमी, बंदियों का शोषण। बंदियों के शोषण की समस्या भी बंदीगिरी के आधुनिक दोष है। बंदियों का शोषण दो पहलुओं पर होता है। पहला है पुराने बंदियों द्वारा नए बंदियों का शोषण तथा उनके साथ अत्याचार करना। दूसरा है कर्मचारियों द्वारा बंदियों का शोषण। बंदीगृह सुधार के उपाय। अपराधियों का वर्गीकरण। जेल में अपराधियों को किसी प्रकार का वर्गीकरण नहीं किया जाता। वर्गीकरण का यह अभाव बंदियों में अपराध अनुकरण की प्रकृति को प्रोत्साहित करता है। इसलिए यह आवश्यक है कि अपराधियों का वर्गीकरण आवश्यक है। जेलों में अपराधियों का वर्गीकरण निम्न आधार पर किया जाना चाहिए: लिंग के आधार पर, अपराध की प्रकृति के आधार पर, जेल जीवन के अनुभव के आधार पर और मनोवैज्ञानिक आधार पर। बंदीगृह शिक्षा। जेल में पुस्तकालय अधिक प्रभावी ढंग से चरित्र निर्माण कर सकते हैं क्योंकि इनमें स्वेच्छा की प्रधानता होती है। बंदीगृह में शिक्षा की व्यवस्था से संबंधित समुचित शिक्षा की व्यवस्था, धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा, चारित्रिक शिक्षा, परीक्षा आदि की व्यवस्था जैसे कार्य किए जा सकते हैं। व्यावसायिक श्रम। बंदीगृह में इस आशय की व्यवस्था होनी चाहिए कि बंदी व्यावसायिक श्रमों का संपादन कर सके। बंदी गृहों में व्यवसायों से संबंधित प्रशिक्षण होनी चाहिए। उत्पादन कार्यक्रमों को महत्व दिया जाना चाहिए। इसके बदले बंदियों को उचित वेतन देना चाहिए। लघु उद्योगों में भी प्रोत्साहन देना चाहिए। इससे बंदी अपने आर्थिक समस्याओं का समाधान कर सकेंगे। स्वास्थ्य सुविधाएं। जेल जीवन में कैदियों को निम्न प्रकार से स्वास्थ्य सुविधाएं देना चाहिए। पहला है बीमारियों की समुचित देखभाल, पाक्षिक स्वास्थ्य परीक्षण, पौष्टिक भोजन, समुचित रोशनी, हवा एवं धूप की व्यवस्था, मनोवैज्ञानिक चिकित्सा। बंदीगृह कल्याण अधिकार। बंदीगृह की समस्याओं के लिए आवश्यक है कि बंदीगृह में एक कल्याण अधिकारी की नियुक्ति की जाए। यह व्यक्ति बंदियों की समस्याओं के समाधान का प्रयास करेगा तथा जेल जीवन की व्यवस्था और सुविधा का निरीक्षण करेगा। समाजीकरण केंद्र। अंत में जेलों को मानव व्यक्तित्व विकसित करने में समाजीकरण केंद्रों के रूप में कार्य करना चाहिए। चूंकि अपराधी व्यवहार को परिष्कृत करना कोई कठिन कार्य नहीं है, जेलों में मानव जीवन के समस्त पहलुओं के समाधान का प्रयास किया जाना चाहिए। अपराध के अर्थ। साधारण रूप से अपराध अपराधी द्वारा कानून का उल्लंघन है। विस्तृत अर्थों में अपराधी किसी कानून अथवा समाज द्वारा मान्यता प्राप्त किसी प्रथा एवं परंपरा का उल्लंघन है
जो समाज के लिए किसी न किसी रूप में हानिकारक होता है। समाज द्वारा इस प्रकार के व्यवहारों पर दंड द्वारा अंकुश लगाने का प्रयास किया जाता है। अपराध की परिभाषाएं। ब्लैक स्टोन के अनुसार किसी भी सार्वजनिक कानून की अवज्ञा अथवा उल्लंघन से संबंधित व्यवहार ही अपराध है। टेफ्ट के अनुसार वैधानिक रूप से अपराध एक ऐसी क्रिया है जो कानून के अनुसार दंडनीय है। लैंडिस के अनुसार अपराध वह क्रिया है जिसे राज्य द्वारा सामूहिक कल्याण के लिए हानिकारक घोषित किया गया है और जिसके लिए राज्य दंड देने की क्षमता रखता है। अपराध के प्रकार। कुछ विद्वानों ने अपराध का वर्गीकरण करने का प्रयास किया है जो निम्न है। लेमर्ट के अनुसार लेमर्ट ने अपराध को 3 भागों में विभाजित किया है। पहला है स्थितिजन्य अपराध। स्थितिजन्य अपराध किन्हीं विशेष परिस्थितियों के कारण उत्पन्न होते हैं। मनुष्य स्वभावतः समाज विरोधी कार्य नहीं करना चाहता। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती है जो व्यक्ति को अपराध करने में मजबूर कर देती है। इस प्रकार के अपराध में व्यक्ति की इच्छा और अनिच्छा का प्रश्न नहीं उठता है। उदाहरण, व्यक्ति दबाव में आकर आत्महत्या करता है, इसे स्थितिजन्य अपराध कहते हैं। दूसरा है नियोजित अपराध। इस प्रकार के अपराध में 2 तत्व कार्य करते हैं। पहला है अपराध करने की इच्छा और दूसरा है अपराध करने की पूर्व नियोजित विधि। आधुनिक युग में नियोजित अपराधों की संख्या में वृद्धि हो रही है, जैसे सरकारी अध्यादेश का उल्लंघन, नियोजित ढंग से धारा 144 का उल्लंघन करना, इसी प्रकार सेंध लगाना, डाका डालना, लूटना आदि नियोजित अपराधों के उदाहरण हैं। विश्वासघातक अपराध। इस प्रकार का अपराध विश्वास तोड़ने पर आधारित होता है। इस अपराध में धोखा का तत्व महत्वपूर्ण रूप से पाया जाता है। अंग्रेजी या अंग्रेजों के शासन काल में ठगाई के अपराध बहुत अधिक होते थे। बोजर के अनुसार बोजर का अपराधों के वर्गीकरण का आधार प्रयोजन पर आधारित है। उसने अपराधियों को 4 भागों में बांटा है। पहला है आर्थिक अपराध, दूसरा है यौन संबंधी अपराध, तीसरा राजनीतिक या राजनीति अपराध और चौथा है विविध अपराध। हेज के अनुसार हेज का अपराधों का वर्गीकरण 2 बातों पर आधारित है। पहला है अपराधी का उद्देश्य और दूसरा है अपराध के प्रेरक शक्तियां। वास्तव में अपराध इन्हीं 2 तत्वों का उत्पादन होता है। प्रत्येक अपराध के पीछे व्यक्ति का कुछ न कुछ इच्छाएं होती है, उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। इसके साथ भी अपराध के प्रेरक की शक्तियां भी होती है। सांख्यिकीय के आधार पर अपराध। अपराधों की संख्या के आधार पर सरकार ने अपराधों को वर्गीकरण किया है। इस वर्गीकरण का मुख्य 3 आधार है: व्यक्ति, उसकी संपत्ति और राज्य। सांख्यिकी के आधार पर अपराध 5 प्रकार के होते हैं। पहला है व्यक्ति के विरुद्ध अपराध, दूसरा है संपत्ति के विरुद्ध अपराध, तीसरा है राज्य के विरुद्ध अपराध, चौथा है व्यवस्था के विरुद्ध अपराध और पांचवा है न्याय के विरुद्ध अपराध। गंभीरता के आधार पर। प्रकृति के आधार पर अपराध 2 भागों में बांटा गया है। पहला है साधारण अपराध, दूसरा है गंभीर अपराध। अपराध के कारण। बर्ट ने अपराध के निम्न कारणों की एक लंबी तालिका प्रस्तुत की है, जो इस प्रकार है। पहला है अपूर्ण मनोरंजन सुविधाएं, शारीरिक हीनता, दोषपूर्ण ग्रंथि, भावनात्मक असंतुलन, अस्थायी पागलपन, जर्जर एवं थका हुआ शरीर, श्रमिकों का शोषण, शिक्षा की कमी, व्यक्तिवादी अराजकता, स्वच्छतावादी दृष्टिकोण, सामाजिक अपूर्णता, धन तथा आय का असमान वितरण।
अवैध ढंग से धनोपार्जन, मद्यपान तथा नशीली दवाओं का सेवन, विघटित परिवार, माता पिता के नियंत्रण में कमी, पुलिस का भ्रष्टाचार, धार्मिक भ्रष्टाचार, प्रेम का अभाव, दोषपूर्ण नैतिक तथा सामाजिक परिस्थितियां। निष्कर्ष में अपराध वह सार्वभौमिक प्रक्रिया है जिसका मानव व्यवहार से प्रत्यक्ष संबंध होता है। सामान्यतः अपराध कानून का उल्लंघन होता है जिसके असंख्य कारण हो सकते हैं। कानून उल्लंघन करने वाला कोई को ही अपराधी कहते हैं, जिसको संवैधानिक रूप से दंड दिया जाता है। बंदीगिरी अपराधी को रखने, अपराध को रोकने के लिए होता है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि कारागार व्यवस्था अथवा बंदीगिरी का मुख्य उद्देश्य अपराधी का सुधार, समाज का अपराध और अपराधियों से संरक्षण तथा अपराधों की संख्या में कमी लाना है। संदर्भ ग्रंथ सूची में एम जे जेठना, सोसाइटी एंड द क्रिमिनल लीडर प्रेस, बम्बई 1952। डॉक्टर एन वी परांजे, अपराध शास्त्र एवं दंड प्रकाशन, और डी डी एस बघेल, अपराध शास्त्र, विवेक प्रकाशन, दिल्ली 1996। धन्यवाद। थैंक यू।